हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DSR फॉर यू में। बच्चों, एमपी बोर्ड के द्वारा प्री बोर्ड एग्जाम के स्थान पर आपकी अभ्यास टेस्ट पेपर लिया जा रहा है। इस टेस्ट पेपर का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को एक प्रकार से प्रैक्टिस कराना और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लेखन शैली, आपके लिखने का जो तरीका है उसमें आप सुधार ला सकें। तो बच्चों, इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से पूरे प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना भी सिखाया है, समझाया है कि आपको आंसर शीट में उत्तर किस प्रकार से लिखने हैं। तो देख लेते हैं। हमारा ये प्रश्न पत्र का प्रारूप है। ये मैथ्स का पेपर है 75 नंबर का, कक्षा 10वीं का। देखें, पहला सही विकल्प है संख्याओं 5 और 10 का महत्तम समापवर्त होगा, तो इसका उत्तर होगा बच्चों सी वाला 5। फिर यदि किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्य कितने इतने हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, तो इसका उत्तर होगा बच्चों सी वाला -b/a। फिर तीसरा है कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध क्या होता है, तो इसका उत्तर होगा बच्चों बी वाला ऑप्शन। फिर चौथा प्रश्न है जो समांतर श्रेणी इतने इतने में सर्वांतर क्या होगा। सर्वांतर आपको मालूम है कैसे निकाला जाता है, तो बच्चों इसका उत्तर होगा ए वाला ऑप्शन -2। फिर जो आपका अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज में, ये जो पूरा कथन लिखा है बच्चों इसके बारे में बताना, ये किससे लिया गया है, तो ये है बच्चों आपका आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। इसका ऑप्शन 5वें का ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ए वाला। देखें, अभी मैं आपको केवल उत्तर बोल करके सुना रहा हूं, अभी आपको मैं दिखाने वाला हूं बच्चों कैसे इनके आंसर आपको लिखने हैं, तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, देख लें पूरा अच्छे से। फिर लास्ट वाला ऑप्शन है आपका बिंदुओं इतने इतने को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे, तो इसका उत्तर है ए वाला -1 और 1। देखें अब, तो देखें बच्चों आपको कैसे उत्तर लिखना है। आप चाहें तो इस तरीके से भी देखें। सबसे पहले तो आपकी जो आंसर शीट होगी इसमें आपको पूरा नाम वगैरह सब कुछ लिख देना है और फिर इस तरीके से आपको आंसर डालना है। ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉपी आपकी अच्छी लगने लगेगी। फिर यहाँ लिखेंगे आप प्रश्न क्रमांक 1 का हल, जो आपका प्रश्न है सही विकल्प उसका उत्तर, या तो आप इस तरीके से भी लिख कर सकते हैं, सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट इस तरीके से। फिर आप जैसे पहले का उत्तर है सी, तो सी डाल करके उसका उत्तर लिखेंगे, दूसरे का उत्तर सी डाल करके ये लिखेंगे, तीसरे का बी है तो ये लिख देंगे, चौथे का ए है। इस तरीके से आपको पूरा आपका सही विकल्प वाला ऑप्शन आपको क्लियर कर लेना है बच्चों। इसके बाद बारी आती है हमारे रिक्त स्थान की। तो आपका जो रिक्त स्थान का पहला प्रश्न है कि 3 करनी 2 क्या है, तो आपका उत्तर कैसे लिखना है, तो उत्तर लिखने के 2 तरीके मैं आपको आगे की स्लाइड में दूंगा। ये पूरे सारे जो जितने भी खाली स्थान हैं सभी के उत्तर मैंने लिख दिया है। आपको 2 तरीके बताऊंगा, आप उसमें से जो तरीका अच्छा लगे वैसे आप लिख सकते हैं। देखें, जैसे यहाँ पे देखें रिक्त स्थान का उत्तर जो आप चाहें तो ऐसे लिखेंगे आंसर प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थान। फिर पहले का उत्तर था अपरिमेय, दूसरे में यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ये है वर्ग समीकरण। तीसरे का उत्तर 0, चौथे का a + 9d, पांचवे का समरूप और छठवें का y अक्ष। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते और अगर आपके पास समय पर्याप्त है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। पूरा आप इस तरीके से 3 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है और ये इस तरीके से देखें, आप पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप और इस तरीके से पूरे उत्तर को आप जमा सकते हैं। तो इस तरीके से बेटा आपको लिखना बहुत अच्छे से है ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सकें। मैंने यहाँ प्रयास किया है बच्चों कि आपकी बहुत अच्छे से हेल्प की जाए ताकि आप पेपर सीखने के साथ साथ पेपर में लिखने का जो ढंग है वो भी जान सकें। अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की बच्चों। इसके बाद बारी आती है सत्य असत्य की। तो देखें, आपको पहले मैं आपको उत्तर बता दे रहा हूं पूरा और फिर मैं आपको प्रश्न क्रमांक 3 और 4 पूरा उत्तर पूरा बताऊंगा। देखें, पहले का उत्तर है सत्य, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठवा भी असत्य है। इसके बाद सही जोड़ी देख लें आप। सही जोड़ी में आपको सही जोड़ी के उत्तर कैसे लिखने हैं इसका सलीका भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। पहले आप स्तंभ ए बनाएंगे, फिर स्तंभ दूसरा बनाएंगे और दोनों में उत्तर किस तरीके से लिखना है। पहले वाला का जो प्रश्न है उसका उत्तर ठीक उसके सामने लिख देना है। देखें, आप तरीका मैं बता दे रहा आपको। सत्य असत्य लिखने में तो ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। देखेंगे आप प्रश्न क्रमांक 3 डालेंगे इस तरीके से और सत्य असत्य डाल देंगे हेडिंग। पहले का उत्तर सत्य, दूसरे का सत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठवा असत्य। देखो, मैं पूरा आपको प्रश्न भी दिखाते जा रहा हूं, अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। मगर आप भरोसा रखें, बहुत मेहनत करी है मैंने और पूरे उत्तर 100% सही हैं, तो आप इनको अपने भरोसे में आप ले सकते हैं। बात करते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन की, जो था आपका सही जोड़ी।
देखें बच्चों, सही जोड़ी आपको कुछ इस तरीके से लिखनी है। आप डालेंगे आंसर प्रश्न क्रमांक 4 सही जोड़ी स्तंभ 1 और स्तंभ 2 बनाएंगे। मैंने यहाँ ए और बी लिख दिया था, ठीक है, आप 1 और 2 कर लीजिएगा। पहला था आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर था बच्चों f वाला, तो आपको सीधे इसके सामने f लिखना है और इसका जो आंसर था वो लिख देना है tan स्क्वायर थीटा। दूसरा था cot थीटा का उत्तर था a वाला 1/tan थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का उत्तर था e वाला cos स्क्वायर थीटा। फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इसका उत्तर था बच्चों c वाला 1/2 पाई r स्क्वायर। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, इसका उत्तर था बच्चों डी वाला ऑप्शन। तो इस तरीके से पांचवा उत्तर हो गया। छठवा है मूल बिंदु के निर्देशांक ये होते हैं 0 0, ये था ऑप्शन नंबर बी। आप अपने प्रश्न पत्र से मिला सकते हैं और आप इसको लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको प्रश्न चौथा कर देंगे। अब आपको प्रश्न क्रमांक 5वें का उत्तर भी लगे हाथ में दिखा दे रहा, प्रश्न आप मिला लीजिएगा, यहाँ पे आप उत्तर देख लें। 5वां प्रश्न था एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना, तो पहले वाले का उत्तर आएगा नहीं, दूसरे का उत्तर आएगा 30 डिग्री। चौथा है विविक्तीकर का सूत्र पूछा गया था, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। चौथे का उत्तर है 2। 5वें का उत्तर है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है, और लास्ट वाले का आंसर आएगा 4। तो इस तरीके से आप इसको भी जमा के लिख सकते हैं। इसके बाद अब आते हैं हमारे प्रश्नोत्तर। देखें, ये है वो प्रश्न जो 5वां प्रश्न था एक शब्द वाक्य में उत्तर। ये प्रश्न आप यहाँ से आप देख सकते हैं, उत्तर मैंने आपको पहले बता दिए। अब बारी आती है हमारे 6वें 7वें 8वें 9वें। तो देखें, 6वां प्रश्न ये है HCF ज्ञात करने के लिए आया है, तो इसका उत्तर कैसे लिखना अभी आपको बताऊंगा आगे की स्लाइड में। 7वां क्वेश्चन है, आप देख लें, दोनों प्रश्न दिए हुए हैं। 8वां क्वेश्चन में दे दिया गया है द्विघात बहुपद में एक बार शून्य ज्ञात करना है, एक बार बहुपद बताना है, और 9वां क्वेश्चन दे दिया गया है। तो बच्चों 6वें 7वें 8वें 9वें चारों क्वेश्चन के आंसर अब मैं आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए बच्चों, ये था हमारा 6वां क्वेश्चन। आपको दिया था HCF इतना है, तो आपको LCM ज्ञात करना। देखें किस तरीके से आपको लिखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है, जो कुछ दे दिया गया है वो लिख दो। HCF दिया था कितना 306 और 657 का कितना 9 दिया था। हमें ज्ञात करना है क्या, LCM ज्ञात करना। चाहो तो आप इसके सामने क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं। फिर आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। सूत्र होता है, क्या होता है फॉर्मूला, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो आपने संख्याएं कौन कौन सी थी बेटा, ये थी 306 और 657, वो लिख दिए, बराबर HCF कितना था 9 रहा, वो लिख दिए, गुणित LCM तो मालूम नहीं। अब हम यहाँ से बेटा 9 का पक्षांतर करेंगे, गुणा में है तो वो भाग में आ जाएगा, ये नीचे आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसको हम काटेंगे। देखो यहाँ से काटेंगे, 9 1 जा 9, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 30 में से 27 गए बचे 3, तो 3 और 6 हो गए 36, 9 चौके 36। तो ये आ गया कितना 34 गुणित 657, तो ये लिख दिए 34 इंटू 657। इसका जब इंटू करे गुणा करे तो आ गया 22,338 बराबर LCM बराबर 22,338। लास्ट में आपको आंसर लिख देना है बहुत अच्छे से कि आंसर अतः अभीष्ट LCM बराबर 22,338 होगा या फिर है, ठीक है। ये इतना आपका लिख करके आपका उत्तर फिनिश हो गया। 7वां क्वेश्चन था आपका, 7वें में 2 क्वेश्चन थे, तो 7वें का मैंने अथवा वाला अटेम्प्ट किया है, क्योंकि 7वें में आपको 2 क्वेश्चन दिए गए थे। इसमें ये एक क्वेश्चन था आपका 7वां जो था 7429 का, आपको ये 7429 का आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करना था। तो आप ये देखिए बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट है, इस तरीके से हल कर सकते हैं। और अगर आपको इसके अथवा वाला किया है मैंने, ये देखें, ये रहा 12 15 21 का आपको क्या निकालना था, HCF बताना था। तो ये है पूरा उत्तर, आपको पूरा इसी तरीके से कर देना है। कैसे निकालते हैं HCF बेटा वो चीज़ होती है जो कि सभी में पाई जाती है। यहाँ देखिए इसमें 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 मिल रहा है और इसमें भी 3 मिल रहा है। वो चीज़ जो कि तीनों में मिले, हर किसी में HCF से H से आप हा याद कर लेना, हर किसी में जो मिले उसे ही बस लिखा जाता। तो ये आ गया HCF बराबर 3, अतः अभीष्ट HCF आ जाएगा 3। इस तरीके से आपका 7वां क्वेश्चन भी हो गया। बारी आती है हमारे बेटा 8वें क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद आपको बनाना था जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल इतना दे दिया गया था। देखिए आप, ये था आपका द्विघात, आप लिखेंगे प्रश्न क्रमांक 8वां दिया है द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल बराबर होता है सूत्र माइनस के b/a बराबर दिया हुआ था कितना, केवल -3 दिया था। तो अपन इसके नीचे बेटा 1 मान सकते हैं क्योंकि कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। और शून्यकों को गुणनफल दिया था c/a बराबर 2/1, इसके 2 बस दिया था, तो इसके नीचे भी हमने बच्चों 1 मान लिए। अब हुआ ये, यहाँ पे आपको मैं बता दूं, ये देखें, ये एक समीकरण होता है क्या, ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, या इतना होता है बस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो हमें क्या करना है बेटा, इसकी आप कंपैरिजन करें। देखें बी के सामने क्या मिल रहा है 3, इसका जब तुलना करेंगे स्पष्ट है यहाँ पे आ जाएगा। देखो ए दोनों में बेटा नीचे 1 मिल रहा है तो 1 लिख दिए। फिर b का मान देखें, माइनस से माइनस कैंसिल, b की जगह पे क्या आ गया 3, तो ये आ गया b बराबर 3, और c के सामने आ गया 2, तो ये आ गया। अब बहुपद का सूत्र होता है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये व्यापक समीकरण कहलाता है। तो इसमें आप वैल्यू रख दो, a की जगह आपने 1 रखे तो 1 लिखा नहीं जाता है, b की जगह 3 लिख दिए, c की जगह 2 लिख दिए, तो ये बन गई इक्वेशन आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 3x धन 2। अतः अभीष्ट बहुपद कितना होगा बेटा, एक्स स्क्वायर धन 3x धन 2। अगला था आपका प्रश्न क्रमांक 9वां। अब 8वां जो रहा बेटा, इसके अथवा में भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, मगर मैंने आपको केवल और केवल यही बस कराया है। 9वां क्वेश्चन देख लें आप। 9वें क्वेश्चन में एक बहुपद दिया गया था, इसके आपको शून्य ज्ञात करने थे। बहुपद था 4u स्क्वायर धन 8u। तो आप देखें 4 तो 4 लिख दिए, u स्क्वायर को आप लिख सकते u इंटू यू, प्लस 8 को लिख सकते 2 चौके 8 इंटू यू। देखिए थोड़ा मैंने डिस्क्रिप्टिव कर दिया है, आप जो समझदार बच्चे हों डायरेक्ट इसके बाद ये स्टेप लिख सकते हैं। अब देखें दोनों में 4u दिख रहा तो वो कॉमन ले लिए, यहाँ से 4u निकल गया तो यहाँ केवल u बचा, धन यहाँ से 4u निकल गया तो केवल 2 बचा, तो 4u और कोष्टक के अंदर आ गया u धन 2। मगर हमें बोल रहे हैं शून्य ज्ञात करना, तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो लिख दो आप यहाँ शून्य ज्ञात करने, एक बार इसको 0 के इक्वल रखो, एक बार इसको 0 के इक्वल रखो। अब यहाँ से हम 4 का ट्रांसफ़र करें, 4 का ट्रांसफ़र करें तो ये नीचे आ गया, 0/4 मतलब 0 होता है। यहाँ से 2 का पक्षांतर करें तो इस साइड आकर के ये माइनस का हो गया, तो u बराबर आ गया -2। लास्ट में आंसर डाल के आपको लिख देना है क्या, फिर से वही चीज़, अतः बहुपद के शून्य क्या होंगे 0 एवं -2। इस तरीके से बच्चों हमारे ये 9 क्वेश्चन हो गए। 10वें प्रश्न का उत्तर भी यहाँ पे मैं आपको दे दे रहा, बिल्कुल छोटा सा है, बीजगणितीय समीकरण बनाना था। इसमें बोल रहे थे, प्रश्न था कि 3 बल्लों और 6 गेंदों का मूल्य इतना इतना है, तो आपको केवल बीजगणितीय समीकरण के रूप में बना के देना था। तो मैंने देखो यहीं पे बता दे रहा हूँ, प्रश्न आपको दिखा दूंगा अभी। माना बल्ला बराबर आपका x हो गया है ना, बल्ले को हमने x मान लिए, गेंद को हमने मान लिए y। अब हम क्या करें, प्रश्नानुसार बीजगणितीय समीकरण के रूप में। तो प्रश्न था कि 3 बल्लों और 6 गेंदों, बल्ला माने है अपन ने x, गेंद माने है y, 3 बल्लों 6 गेंदों का मूल्य मतलब टोटल करना है, कितना है 3900 रुपये, और 1 बल्ले और 3 गेंदों का मूल्य कितना है 1300 रुपये। बस इतना ही करके फिनिश कर देना। इसमें यही बोला गया कि आपको इसके बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिखना है। आप चाहो तो इसको समीकरण नंबर 1 दे सकते हो और इसको चाहो तो समीकरण नंबर 2 दे सकते हो। ठीक है, इस तरीके से बच्चों हमारा 10वां क्वेश्चन भी हो गया। 10वें के अथवा में भी एक प्रश्न पूछा गया है कि आपको बताना है, ये इक्वेशन दी थी कि y बराबर अगर mx धन 3 है तो आपको यहाँ पे m की वैल्यू निकालनी है, जबकि x का मान -2 रखना है और y का मान 5 रखना है। तो कुछ नहीं करना, देखो y की जगह पे 5 रख दो, m तो m, x की जगह पे -2 रख दो, धन 3। ठीक है, अब हम इसमें क्या करें, 5 तो ज्यों का त्यों रहा, -2 का जब m में गुणा करें तो -2m हो गया। यहाँ से इस 3 का हमने पक्षांतर कर दिए तो इस साइड आकर के -3 हो गया। 5 में से 3 गए तो बचे 2 बराबर -2m। अब यहाँ से -2 का ट्रांसफर करें तो ये अपॉन में आ गया, 2 से 2 कट गए तो क्या मिला, बचा केवल -1। तो -1 बराबर m या फिर m बराबर -1। लास्ट में आंसर लिख देना, अतः m का मान -1 होगा। दोनों क्वेश्चन दे दिए मैंने यहाँ पे आपको। ये रहा आपका 10वां जो क्वेश्चन था वो, और उसके अथवा वाला ये। अब आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है बच्चों हमारे 11वें क्वेश्चन, 12वें क्वेश्चन, 13वें क्वेश्चन और 14वें क्वेश्चन की। देखें ये पूरे प्रश्न हैं आपके सामने निकल रहे हैं, आप मिला लें कि आप इन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। इनके उत्तर मैं अगली स्लाइड में आपको दे रहा हूँ। बच्चों 11वां क्वेश्चन था, आपको एक द्विघात समीकरण दिया गया था, इसका हमें विविक्तिकर फाइंड करना था। तो अपन लिखेंगे ऐसे, पहले तो आंसर लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 का हल, दिया गया द्विघात समीकरण है, इतना इतना दिया था। अब इसके हम क्या निकालेंगे, इसकी एक्चुअल में तुलना कर लेंगे ए बी सी से। ये आपसे बनता होगा, ए का मान आ जाएगा ये 2, बी का मान आ जाएगा 5 और सी का मान आ जाएगा 3। अतः विविक्ति का डी बराबर होता है b² - 4ac। बी स्क्वायर तो b मतलब 5 का वर्ग, माइनस तो माइनस, 4 तो 4, ए तो ए का मान 2 लिख दिए और सी का मान 3। 5 का वर्ग होता है बच्चों 25,
4 दूनी 8, 8 तिहाई 24, मतलब 24, 25 में से 24 गए तो 1 आ गया। ये आया हमारा क्या बेटा डी का मान, डी बराबर आया 25 में से 24, मतलब डी बराबर 1। और ये जो 1 है ये है 0 से बड़ा। तो आपको एक स्टेप और मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, क्योंकि इस प्रश्न में केवल विविक्ति कर ज्ञात करने के लिए कहा गया है, मगर मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कि इसमें प्रकृति बताइए, मूल कैसे हैं। तो अगर आपको जो 0 से बड़ा मिल जाए, किसका मान, डी का मान, तो समीकरण के मूल कैसे होते बच्चों, वास्तविक एवं असमान होते हैं। तो इस तरीके से आप इतना ही स्टेप भी लिख दोगे तो कुछ नहीं जाएगा आपका। तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको पूरा आपको लिख सकते हैं। 12वां क्वेश्चन था, एक आपको समांतर श्रेणी में प्रथम पद दे दिया गया था और सर्वांतर दे दिया गया था। देखें इस तरीके से आप जमाएंगे, दिया है समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1, प्रथम पद को बच्चों A1 बोलते, A1 बराबर मतलब A का मान दिया है -1.25 और सर्वांतर D का मान दिया है -0.25। ठीक है, तो हमें इसमें अगले 3 पद निकालने हैं। A1 का मान तो हमारे पास था, अब A2 का मान होता है A प्लस डी। A का मान रखिए 1.25 प्लस D का मान ये रख दिए। अब यहाँ प्लस और माइनस का इंटू हुआ तो माइनस हो गया, माइनस के 1.25 माइनस के 0.25, इस तरीके से इसका आ गया इतना उत्तर। ठीक है, ये पूरा लिखा हुआ है, इस तरीके से आपको पूरा जमा करके लिख देना है। बारी आती है हमारे प्रश्न क्रमांक 13वें की। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये था हमारा 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन में एक आकृति मिलेगी आपको और इस आकृति से आपको सॉल्व करके अगले मान बताने हैं। देखें इसमें क्या है कि दी गई आकृति में त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC। ये एक आकृति थी ABC की, इसमें जो ये DE भुजा है ये समांतर है किसके बच्चों, BC के। ठीक है, अब यहाँ A से E का मान था 1.8 सेंटीमीटर, वो लिख दिए हमने, और DB का मान था 7.2 सेंटीमीटर, वो लिख दिए, और EC का मान 5.4 था, वो लिख दिए। ठीक, हमें ज्ञात करना है इसका मान। मान लो इसको AD बराबर x सेंटीमीटर मान लिए हमने इसको x। ठीक है, नहीं भी मानोगे तो भी चलेगा, AD बस लिख सकते हो। अब आप क्या लिखोगे कि थेल्स प्रमेय से हम जानते हैं, अतः थेल्स प्रमेय से हम जानते हैं, या फिर लिख सकते हैं आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से हम जानते हैं। क्या होता है बच्चों, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि इस भुजा के बटे इसको रखो और इस भुजा के बटे इसको रखो, इसके बटे इसको, इसके बटे इसको। तो यही लिख दिए हमने। AD का मान तो मालूम नहीं था, x रहा तो x लिख दिए हमने जो माने थे हमने। DB का मान 7.2, AE का मान 1.8 और EC का मान 5.4। अब हमने यहाँ से 7.2 का पक्षांतर करें। जब पक्षांतर करें तो यहाँ से भाग में था, ये गुणा में चला गया। अब देखे काटें, दशमलव भूल जाओ, 18 एकम 18, 18 तिया 54, यहाँ 3 आया, 3 से 72 को काटे तो 24 बार गया, दशमलव रहा तो दशमलव लगा दिए। तो ये आ गया x का मान 2.4 सेंटीमीटर। अतः अभिष्ठल x बराबर AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर। बच्चों डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाने हैं, पेंसिल का इस्तेमाल करना है आपको, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। बारी आती है हमारे अब 14वें क्वेश्चन की। 14वां क्वेश्चन में दिया था 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वाला था। ये एक्चुअली मैंने अथवा वाला हल किया है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। दिए गए बिंदु थे, इसको अपन ने A मान लिए, इसको B मान लिए। x1 y1 बराबर AB और x2 y2 बराबर -a -b। इनके बीच की दूरी, तो ये होता है फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इस तरीके से आप इसको जमा करके पूरा लिख देना है आपको इस तरीके से। ठीक है बच्चों, इस तरीके से पूरा आपका सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया प्रश्न क्रमांक 14 तक। बच्चों ये बता दिए मैंने 14 तक के। अब देख लें आप 15वां, 16वां, 17वां। बच्चों इसके बाद जो भी प्रश्न है मैं उनके सारे की आपको केवल स्लाइड उपलब्ध कराऊंगा, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो भी फिर बोर कर देता है। एक रिक्वेस्ट है आपकी, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो हमारे चैनल में सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझाया जाता है और आपकी एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दें, क्योंकि उनका भी ताकि भला हो जाए। आप देख लें, ये देखें आपने प्रश्न क्रमांक 15वें का उत्तर है, इसमें कुछ नहीं है, पूरा दिया हुआ है। त्रिकोणमितीय सारणी से मान रखना है और इसको आपको हल कर देना है। इस तरीके से आप इस उत्तर को सॉल्व कर सकते हैं। 16वां जो है, 16वें में आपको संगीता और रेशमा वाला आया था। ये रहा इस प्रश्न का उत्तर, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये इसके अथवा में जो प्रश्न था मतलब वो, उसको भी मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया। इस तरीके से आप पूरा लिख सकते हैं कि पासों को फेंकने पर प्राप्त परिणाम। बच्चों बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित तरीके से पूरा आपको एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। बात करते हैं हम अपने 17वें क्वेश्चन की।
देखें 17वां क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूरा लिखना है, यहाँ थोड़ा मिस हो गया था, यहाँ पे आप अतः लिख लीजिएगा, अतः। ठीक है, क्या है, बोला गया था कि हरा कंचा ना आने की, तो पहले आपको हरा कंचा निकाले जाने की प्रायिकता निकालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद हरा कंचा ना आने की प्रायिकता ये होगी। इस तरीके से ये पूरा 17वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद आपको बारी आती है हमारे 18वें क्वेश्चन की। तो 18वां क्वेश्चन अलग अलग पेज पे मैंने लिख के रखे हैं, इसलिए थोड़ी सी आपको असुविधा का सामना करना पड़ेगा। ये है हमारा 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन को आप इस तरीके से पूरा सॉल्व कर देंगे। देख लीजिएगा, ये 18वां क्वेश्चन, ये पूरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें पूरे 18वें क्वेश्चन का। इस तरीके से आपको पूरा जमा करके विधिवत, याद रखिएगा डायग्राम हमेशा पेंसिल की सहायता से ही बनानी है। 19वां क्वेश्चन जो रहा, 19वां का अथवा वाला मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ये देखें पूरा इस तरीके से, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ज़्यादा है इसमें लिखने के लिए सेटअप, तो आप इसको देख लें, पूरा स्क्रीनशॉट ले लें और इस तरीके से आप पूरा इस तरीके से जमा करके इसको आप कर सकते हैं। अगर आपके पास अपना उत्तर है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बारी आती है हमारे 20वें क्वेश्चन की। ये रहा हमारा 20वां क्वेश्चन। एक वृत्त दिया हुआ था, वृत्त की त्रिज्या r बराबर इतनी थी, इसमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। ये पूरा आ गया आपका इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं 20वां क्वेश्चन। अब बारी आती है हमारे 21वें क्वेश्चन की। ये रहा हमारा 21वां क्वेश्चन। इस तरीके से 21वें क्वेश्चन में देखें आप, यहाँ पे माइनस का निशान है। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ये माइनस का निशान है। ये पूरा आपका पहला हिस्सा हो गया 21वें क्वेश्चन का। इसके आगे का जो हिस्सा है वो आपके सामने मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ये है इसके आगे का हिस्सा। समीकरण 2 में ये पूरा मान रखने पर इस तरीके से पूरा आप A to Z इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका ये पूरा हो गया। इसके बाद बारी आती है 22वें क्वेश्चन में। एक चित्र बना हुआ है आपका, शंकु रहा, अर्धगोले पे टिका हुआ था। देखें पूरा आपको जैसा का तैसा यहाँ से देख लेना है और लिख लेना है। अभी आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी मैं अपने चैनल पे करा दूंगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, हमसे जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके से पूरा उत्तर आप देख लें और प्लीज़ बच्चों अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें ताकि उनका भी भला हो जाए। इसके बाद ही हमारा आखिरी क्वेश्चन आता है जो है हमारा 23वां क्वेश्चन। इसमें बहुलक फाइंड करना था। ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है आपका, अथवा वाला है ये 23वें का। ये देखें पूरा दिया हुआ है, इस तरीके से आप इसको हल कर लें। इस तरीके से ये देखें पूरा आपको ऐसे लिख करके। अच्छा, इस प्रश्न में आपको अगर ये बनाना हो ये सारणी तो आप बनाएं, अथवा नहीं बनाना हो तो भी ना बनाएं चलेगा, पर आप बना लोगे तो उससे आपको सहूलियत होगी। एक्चुअल में क्या होता है, सर्वाधिक बारंबारता देखनी पड़ती बच्चों। इसमें देखो 23 है, इसको हम मानते हैं F1, इसके पहले वाले को F0, इसके बाद वाले को F2, इसलिए आप ये बना लोगे तो आपको इससे सहूलियत होगी। इस तरीके से बच्चों ये पूरा आपके सामने है, इसको आप देख लें और नोट कर लें। और इस तरीके से लास्ट में आपको यहाँ जगह कम हो गई थी इसलिए आपको मैंने यहाँ पे उत्तर लिख दिया है, आंसर डाल दीजिएगा। अतः अभीष्ट बहुलक इतना इतना होगा। तो बच्चों ये रहा मेरा पूरा वीडियो। आशा करते वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दें। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और अच्छे मज़ेदार आपके नॉलेज वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।